फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस दुबे 11.0। आज हम लोग सीटेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, यहाँ से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन श्योर एग्जाम में आता है, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं, प्रत्येक वर्ष आता है। तो 10 से 15 मिनट में ये वीडियो मैं क्लियर करूँगा और इसे आप ध्यान से सुनिए, एक बार प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सबसे पहले आप थ्योरी को समझिए कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं लॉरेंस कोहलबर्ग की, तो लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक सिद्धांत दिया नैतिकता के संदर्भ में। उसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में सबसे मुख्य रूप से एक शब्द प्रस्तुत किया जिसका नाम था नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का मतलब होता है दो सही या गलत में से किसी एक को जब चूज करना पड़ता है तो ऐसे में व्यक्ति किस में पड़ जाता है? नैतिक दुविधा में। मैं आपसे नीचे एक वर्ड और भी लिख रहा हूं जिसे कहा जाता है नैतिक तर्कड़ा। क्या बोलते हैं? नैतिक तर्कड़ा। नैतिक तर्कड़ा का संदर्भ होता है कि व्यक्ति जब जिस आधार पे, जिस विचार के आधार पे, जिस तर्क के आधार पे दो सही और गलत चीज़ों के बारे में डिसीजंस लेता है, वहाँ दो सही चीज़ें हैं। जैसे यदि किसी से पूछ दिया जाए कि आप अपने माता और पिता में से किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, न तो माता को कहता है न तो पिता को। लेकिन किसी तर्क के आधार पे किसी एक को स्वीकार करता है तो ये जो तर्क है, ये जो विचार है, यही कहलाता है नैतिक तर्कड़ा। दोस्तों, मैं आपसे डिस्कस करूं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उसमें नैतिक दुविधा का मतलब आप समझ पाए कि दो सही या दो गलत चीज़ों में से किसी एक को चूज करना नैतिक दुविधा कहलाता है। लेकिन जिस तर्क के आधार पे वो उसे स्वीकार करता है सही और गलत चीज़ों में से, वो कहलाता है तर्कड़ा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर और कितने अवस्था, तो जनरली 6 से 7 अवस्थाओं में बताया। कुछ लोग 6 अवस्था के बारे में बताते हैं और कुछ लोग 7 अवस्था के बारे में बताते हैं। तो ये जो 3 स्तर और 6 से 7 अवस्था दिया, वो किस आधार पे दिया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत में यदि मैं आपसे बात करूं, एक सेकेंड वेट। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत में। मैं आपको समझाता हूं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने लगभग 6 से लेकर के 16 आयु वर्ग के विभिन्न अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को एक साथ रखा और उन्होंने कुछ इस प्रकार की कहानियां सुनाई जिसमें बच्चा नैतिक दुविधा में पड़ जाता था। उसमें से एक कहानी का नाम है हिंज की कहानी। किसकी कहानी? हिंज की कहानी। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो सुनिए, बहुत शॉर्टली सुनाता हूँ आपको। एक व्यक्ति हैं हिंज, जिनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, एक बहुत बड़ी बीमारी रहती है। अब वो उस बीमारी की दवा लेने के लिए पहुँचते हैं फार्मासिस्ट के पास, एक मेडिकल स्टोर पे पहुँचते हैं। मेडिकल स्टोर वाला भी दवा का दाम 10 गुना बढ़ा देता है। फार्मासिस्ट दवा का दाम 10 गुना बढ़ा देता है। हिंज महोदय फिर घर आते हैं और घर आने के बाद पैसे का कलेक्शन करते हैं, पुनः फार्मासिस्ट के पास पहुंचते हैं, फिर भी वह दवा को परचेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हिंज के पास ऑप्शन बचता है सिर्फ 1 कि वो दवा की चोरी करें और अपने बीवी को बचाएं। अंततः उन्होंने दवा की चोरी की और बीवी को बचाया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत को 6 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के विभिन्न अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के सामने रखा। तो अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों ने कुछ अलग अलग आंसर्स रखे, क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स रखे। किसी ने कहा चोरी करना सही नहीं है, किसी ने कहा सही है। इसी को आधार बना करके कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। और इसी में इन्होंने अपने सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में, कितने चरण में बताया, तो आपको समझना होगा। इन्होंने अपने सिद्धांत को में 2 से 3 लेवल, कितने लेवल्स? 3 लेवल्स और 6 अवस्थाओं के बारे में बताया।
जिसमें से पहले यदि मैं बात करूं, पहले अवस्था की मैं बात करूं तो उसका नाम है पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत स्तर। इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरिलिटी। लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरिलिटी को सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरिलिटी होती क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना है, इस अवस्था में नैतिक तरकड़ा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है। पूर्व रूढ़िबद्ध या पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिक तरकड़ा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है, न कि सही या गलत के अपने अंतर्कृत मानकों से। इस अवस्था में बच्चा गलत और सही चीज़ के बारे में निर्णय नहीं कर पाता है। जनरली ये अवस्था 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच में चलती है या 8 वर्ष के बीच में चलती है। तो ऐसे में बच्चे में जो नैतिकता होती है वो अपने स्वयं के अंतर्निहित मानकों से नहीं बल्कि दूसरों के अंतर्निहित मानकों से या दूसरों के मानकों से निर्धारित होती है। उसमें एक अवस्था है अहम केंद्रित अवस्था। आप सभी लोगों को पता होगा अहम केंद्रित अवस्था, इस अवस्था में जो बालक के लिए जरूरी है वहीं उसकी क्या है, नैतिकता है। जो जरूरी है, यहाँ पे बच्चा क्या है, स्वार्थी है। जो उसके लिए जरूरी है वहीं उसकी नैतिकता है और कोई दूसरी नैतिकता है ही नहीं। बच्चे ने भर भर के अपने पॉकेट में चॉकलेट रखा है और लोग उसे कह रहे हैं कि चॉकलेट थोड़ी अपनी बहन को भी दे दो, देगा नहीं, क्योंकि वो स्वार्थी है, अपनी सारे चॉकलेट्स को अपने पास ही रखता है। ठीक है, ये तो अहम केंद्रिता हुआ। दूसरी अवस्था है जिसका नाम है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस अवस्था में जो बालक के लिए जरूरी है वहीं उसकी क्या है, नैतिकता है। माने दंड से वो बचने के लिए, किससे बचने के लिए, दंड से बचने के लिए वो हमेशा क्या करता है, नैतिकता का पालन करता है। इस अवस्था के बालकों में दंड से दूर रहने की अभिप्रेरणा अधिक मजबूत होती है। दंड से हमेशा बचना चाहेगा। जैसे बच्चा स्कूल गया तो अपना होमवर्क पूरा करके जाता है। होमवर्क इसलिए पूरा करता है कि उसके सर उसे क्या करेंगे, डांटेंगे। मम्मी कह रही हैं भर के चॉकलेट रखे हो, अपनी एक छोटी सिस्टर को दे दो, कह रहा है नहीं देंगे, अहम केंद्रिता। लेकिन उसकी मम्मी कह रही है दे दो नहीं तो एक डंडा पड़ेगी, कह रहा हाँ भाई ठीक है एक ठो ले लो। ऐसा आपने देखा भी होगा अपने माहौल में। तो ये कहलाता है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। कोई डाउट किसी को नहीं। अतः इस अवस्था के बालकों में दंड से दूर रहने की अभिप्रेरणा अधिक मजबूत होती है, अर्थात इसे हम विवशता की नैतिकता कह सकते हैं। कह सकते हैं, आप कहेंगे कमेंट में बताइएगा। विवशता की नैतिकता इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि मन है क्या उसका चॉकलेट देने का, नहीं। मन करता है क्या होमवर्क पूरा करने का, इस अवस्था में नहीं, लेकिन वो होमवर्क को पूरा कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि नहीं करेगा तो उसे मिलेगा क्या, दंड। चलिए अब मैं तीसरी अवस्था पे बात करूं, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता को हम टिट फॉर टैट और गिव एंड टेक, अदला बदली की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था का बालक अपनी आवश्यकता की पूर्ति तभी करता है जब वो उसे दूसरे करने में सफल होते हैं। वो आवश्यकता की पूर्ति तभी करेगा जब उसे दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करने में वो सफल होते हैं। अर्थात मैं इस बारे में आपसे बताऊं या सिंपल भाषा में बताऊं तो यह स्वलाभ से क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है। जैसे बच्चे ने स्कूल गया, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, बच्चा कहाँ गया, स्कूल गया। स्कूल में बच्चे अपना लंच बॉक्स क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। क्यों शेयर कर रहा है, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि अपने लंच बॉक्स को केवल खिला देगा, नहीं, लंच बॉक्स शेयर करेगा, एक दूसरे को देगा तो उसके लंच बॉक्स में से कुछ लेगा। किसी ने कहा पेन है आपके पास, हाँ भाई पेन है, पेन मुझे दे दो, पेन के बदले में मैं आपको क्या दूंगा, अपने लंच बॉक्स में से एक चॉकलेट दे दूंगा। तो अदला बदली की भावना रखता है। इस तरह जनरली इसे हम अदला बदली की भावना या गिव एंड टेक अवस्था के रूप में जानते हैं। तो ये दो बातें आप एकदम क्लियर कर पाए। आगे मैं बढ़ूं, दूसरे नंबर के स्तर की बात करूं तो उसका नाम है रूढ़िवादी परंपरागत अवस्था या लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। ये अवस्था जनरली मैं बात करूं आपसे तो 8 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष चलती है, या जनरली 6 वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक चलती है, 13 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था नैतिकता की आधारहीन अवस्था कहलाती है। आधारहीन
अवस्था कहलाती है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इस अवस्था में बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। वे अपने परिवार, अपने समूह अथवा राष्ट्र तथा समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्व रखता है। अर्थात जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम्स हैं, कानून हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसे वो फॉलो करता है, एक आधार बना करके नैतिकता की शुरुआत करता है। जो परंपरा से चली आ रही है उसे हम कहते हैं रूढ़िवादी या परंपरागत अवस्था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एक इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है, अपने आप को जिसका नाम रखें हम, यहाँ से एक सेकेंड वेट, हाँ, परस्पर एक रूप अभिमुखता या गुड बॉय गुड गर्ल, या इसे हम कहेंगे प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था को हम जनरली अच्छा लड़का अच्छा लड़की के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था के बालकों में अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करने की नैतिकता होती है। वो हमेशा क्या बनना चाहता है? अच्छा लड़का बनना चाहता है, या अच्छी लड़की बन करके क्या प्राप्त करना चाहता है? प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था के बालकों में विश्वास, दूसरों के ख्याल रखना तथा दूसरों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करने को नैतिक व्यवहार का आधार माना जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति निष्पक्ष व्यवहार करता है, किसी के प्रति इधर उधर की बातों को नहीं सोचना, 360 डिग्री सोचता है। जो सही है उसे सही सोचेगा, जो गलत है उसे डायरेक्टली वो क्या सोचेगा? गलत सोचेगा, क्योंकि उसे प्राप्त क्या करना है? अच्छा ये प्राप्त करना है। आपने देखा होगा घर में पापा बैठे हैं और पापा कह रहे हैं, कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपके पापा हैं क्या घर में? घर में जाता है, पापा कहते हैं जाओ बेटा कह दो कि पापा नहीं है। बेटा घर में जाके कहता है गार्जियन से जाकर के, या कोई जो पापा को पूछने आए उनसे जाके कहता है पापा कहे हैं कि जाके कह दो पापा नहीं है। अर्थात आप समझ पा रहे हैं, अच्छा बनना चाहता है। क्लासरूम में भी आपने देखा होगा, क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ने के दौरान भी क्या करता है? हमेशा अच्छा बनना चाहता है, गुड बॉय गुड गर्ल। या आप बच्चे से कंपेयर भी कर सकते हैं कि देख लो तुम्हारी बड़ी बहन बहुत अच्छी है, अर्ली मॉर्निंग उठ करके विद्यालय चली जाती है, लेकिन आप अच्छे बच्चे नहीं हो। तो कहते नहीं मैं भी अच्छा बच्चा हूँ, मैं भी जल्दी से रेडी हो जाऊँगा, पापा मैं भी अच्छा बच्चा हूँ, मैं भी अच्छी लड़की हूँ। अर्थात इसमें प्रशंसा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति नैतिकता की एक शुरुआत करता है। ठीक है, ये कहानी हो गई। 5वें नंबर पे बात करूं, अधिकार संरक्षण अभिमुखता या कानून व्यवस्था अभिमुखता। इसे हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस, जो नियम्स बनाए गए हैं वो नियम को कभी भी नहीं तोड़ेगा, भले ही उसका पर्सनल व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, भले ही उसका क्या हो जाए? व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, लेकिन वो रूल रेगुलेशंस को नहीं तोड़ेगा। ट्रैफिक नियम है तो ट्रैफिक क्या है? एक नियम है, एक रूल्स है, उसे वो तोड़ेगा नहीं, भले उसका पर्सनल नुकसान हो जाए। तो मैं बात करूं, इस अवस्था के बालकों में सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों तथा दायित्वों के अनुरूप कार्य करने की भावना होती है। अर्थात मैं बात करूं, यह अवस्था सामाजिक आदेश, कानून व्यवस्था और कर्तव्य पर क्या होता है? आधारित होता है। जैसे जो नियम्स बनाए गए, ट्रैफिक का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यदि ट्रैफिक्स लगे हुए हैं तो बच्चा इस अवस्था का ट्रैफिक्स को तोड़ेगा? कभी भी नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं ट्रैफिक्स के नियम को तोड़ूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, ये रूल्स हैं, ये कानून्स हैं, इसे तोड़ना गलत बात है, तो वो कभी भी नहीं तोड़ेगा। आगे के संदर्भ में मैं बात करूं तो एक अवस्था है लॉरेंस कोहलबर्ग का उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर परंपरागत लेवल, जिसे हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, वो था प्री, वो था कन्वेंशनल, और ये क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर में बालक के तर्क और चिंतन का आधार विवेक होता है। यह नैतिकता का सबसे अच्छा स्तर माना जाता है। इसमें बच्चा जो भी कुछ तर्क करेगा, जो भी कुछ विचार करेगा, उसका आधार क्या होगा? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, उसका आधार क्या होगा? तो विवेक होगा, स्वयं का चिंतन होगा। माने अब जो नियम्स, कानून्स, जो रूल रेगुलेशंस, मम्मी पापा का डर, इससे नहीं, बल्कि उसे सामाजिक रूप से उसमें चिंतन करेगा क्या सही है क्या गलत है, इस आधार पर नैतिकता को स्वीकार करेगा। अच्छा, इसमें एक अवस्था है 6वें नंबर पे आती है, या जनरली कुछ लोग पहले वाले को अहम केंद्रिता को नहीं भी बताते हैं, बट आप ध्यान में रखिएगा, सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता या आलोचनात्मक ढंग से परख की अवस्था। इस अवस्था के बालक में
उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय द्वारा स्वीकृत किए गए अधिकारों व मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है। इसे मैं यदि समझाऊं आपको, तो इसमें बच्चा जो नियम्स, जो रूल्स, जो कानून्स बनाए गए हैं, उस नियम कानून्स को सामाजिक रूप से, इंडिविजुअल रूप से उसमें क्या करेगा, समझ विकसित करेगा, और उसे विकसित करके क्या सही क्या गलत अपने स्वयं के आधार पे, इंडिविजुअल्स आधार पे उसे स्वीकार करेगा, और स्वीकार करके उस कार्य को करने का प्रयास करेगा। तो व्यक्तिगत आधार पर नियमों तथा कानून या आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक होते हैं। जो प्रजातांत्रिक हैं उसका आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा, इस प्रकार की भावना वो रखता है। सातवें की मैं बात करूं, सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता माने इस अवस्था में बालक दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के आधार पे नैतिकता को स्वीकार करता है। जो नैतिकता का सबसे उच्च लेवल की नैतिकता मानी जाती है, या जिसे हम आधार युक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार युक्त नैतिकता। तो ध्यान में रखिएगा, इस अवस्था को नैतिकता, आधार युक्त नैतिकता कहा जाता है। तो एनी डाउट? क्लियर दोस्तों? इस बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे। आप ध्यान से इस बात को समझिए। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ बहुत आसान भाषा में। आप देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कौन सी अवस्था थी जिसका नाम था, पहले नंबर की अवस्था का क्या नाम था? तो मेरे दोस्तों, अहम केंद्रित। क्या नाम था? अहम केंद्रित। अहम केंद्रित माने एक लाइन में स्वार्थी। दंड एवं आज्ञाकारिता, दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना। क्लियर? थर्ड वन में बात करूं, इसके जस्ट बाद आता है यांत्रिक सापेक्ष, टिट फॉर टैट। मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे हम आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। आप मुझे एक गिलास पानी देंगे तो आप मुझे एक चॉकलेट देंगे। जैसे चॉकलेट आप मुझे दीजिएगा तो बदले में मैं आपको एक गिलास पानी दूंगा। ठीक है? आगे की एक अवस्था आती है जिसमें परस्पर एक रूप, प्रशंसा प्राप्त करने की अवस्था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। फिर उसके जस्ट बाद अधिकार संरक्षण, इसमें कानून व्यवस्था को मानेगा। आगे मैं बात करूं सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन माने सातवें वाले में यदि मैं बात करूं तो समाज में जो बनाए गए नियम्स कानून है उसे इंडिविजुअल्स आधार पे आलोचना करके उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। और सातवां सार्वभौमिक नैतिकता है, जिसमें वह नैतिकता को अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप उसमें व्यवहार करेगा। जैसे विवेकानंद की अहिंसावादी नैतिकता थी, विवेकानंद की अहिंसावादी नैतिकता, महात्मा गांधी की अहिंसावादी नैतिकता, विवेकानंद की अपनी नैतिकता, बुद्ध की अपनी नैतिकता, ये अपने अंतर्निहित मानकों के आधार पर नैतिकता को बनाते हैं जो सार्वभौमिक रूप से सबके लिए उत्तरदायी होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाया है सीरियस होकर के। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। दैट्स ऑल। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द से जल्द मिलूँगा। थैंक यू।